अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, समझा जा रहा था कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं और उसके नतीजे में होने वाला मुआशी अदम इस्तेहकाम का एक तसलसल था। समझा ही जा रहा था कि इलेक्शंस होने के बाद जो एक टॉक्सिक लूप है वो टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और उसके नतीजे में कुछ खुशहाली आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकनॉमिक कंडीशंस भी बेहतरी की जानिब गामजन होती नज़र आएंगी। मगर ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है? ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि लोगों के बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। अपोजिशन जमातें आज भी सड़कों पर हैं। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसको पतन जैसी कई इंडिपेंडेंट तंजीमें रिपोर्ट भी कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कोई अमल करने को तैयार नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ये समझते हैं कि मुल्क में इस हालिया बहरान की जिम्मेदार अदलिया है, जिसका प्रीटेक्स्ट वो मखसूस नशिस्तों में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बना रहे हैं जिसके नतीजे में PTI को रिलीफ मिला। असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ऐसे वक्त में कि जब इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असेंबली में बतौर मेहमान बराजमान थे, बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि पाकिस्तान में स्टॉर्म इन टी कप यानी चाय की प्याली में बरपा तूफान को पूरा आईनी बहरान बनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदार ऐवान नहीं है, बल्कि ये अदालत की तरफ से पैदा किया गया बहरान है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पीपल्स पार्टी जो इस मुल्क की तारीख में 5 बार इख्तिदार में आई, PDM के 2 साल मिला लें, सिंध में हुकूमत के 15 साल हो चुके हैं, गवर्नेंस के ओहदों पर इतने अरसे तक फायज रहने वाली पार्टी के चेयरमैन क्या ये कह सकते हैं कि मुल्की बहरान की जिम्मेदार सिर्फ अदलिया है? और क्या उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली पॉलिटिकल फैक्टर्स इग्नोर कर दिए जिसने मुल्की बहरान में पूरा किरदार अदा किया? और असल में मुल्की हालिया बहरान का जिम्मेदार कौन है, यही जानने की कोशिश कर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो की अदलिया सी ग्रीवेंसेस है जो कि नज़र आई असेंबली के फ्लोर पर, दूसरी तरफ आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खिताब किया और उसमें उन्होंने ये निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो ये मुमकिन ही नहीं है, और अगर फैसलों पर अमल नहीं किया जाता तो ये आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो आपको मुसलसल एक कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी? मुझे तो रामीन बिजनेस एज यूजुअल नज़र आ रहा है। एज यूजुअल, अनयूजुअल? हमें इसलिए ज़रा ज़्यादा लगता है कि तनाव आ रहा है। नहीं, हमें इसलिए लगता है तनाव आ रहा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से किसी तरीके से इस सियासी बहरान का हल निकल आए, फिर उसके बाद मईशत बहाल हो जाए, फिर उसके बाद बिजली के बिलों की जो इतनी एट्रोशियसली वो जो एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल जो उनके बिल हैं वो कम हो जाएं, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, फटाफटी कुछ हो जाए। अच्छा। अब चूँकि हमें वो सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हमें ज़रा सी भी कोई इस तरह की खबर आती है ना कि बिलावल साहब ने ये कह दिया और फलां ने ये कह दिया तो पता नहीं क्या हो गया है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल है। जहाँ तक ये 2 स्टेटमेंट्स जो आपने यानी हमें बताई हैं, 1 मिनट में पहले ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है। एक तो आपने बिलावल साहब को कहा जिन्होंने अदलिया की तरफ डाल दिया है ना, वो एक और कॉन्टेक्स्ट है। ये जो आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का आज का बताया है कि किसी के पास फैसलों पर अमल ना करने का इख्तियार ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो फैसला भी आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो मानना पड़ेगा, आपके पास इनकार की गुंजाइश निश्ता। ये बताया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो हमारे आने वाले आइंदा इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब बिलावल साहब को देख लेते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने दिनों इतने हफ्तों थे कहाँ। क्या वो ये तकरीर तैयार कर रहे थे? अभी वो आए हैं और आते ही उन्होंने 2-3 बातें ऐसी की हैं जिसमें से एक तो आपने बताई। दूसरी जो अहम बात है जिसकी तरफ इशारा कराना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि बातों बातों में अदलिया को अपने सामने हदफ रख के उन्होंने एक मशहूर व मारूफ फ़िक्रा बोला, जो कि जब आदमी बोलता है ना, सियासतदान कोई बोलता है या किसी बड़े मर्तबे पे, तो मुझे लगता है कि उनकी दाल नहीं गल रही। वो फ़िक्रा, वो मशहूर व मारूफ डायलॉग क्या है? क्या वो कहते हैं? इसी यानी खिताब में उन्होंने कहा कि इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें नोट कीजिएगा
कि अदलिया की बात हो रही है, तो ये कहा जा सकता था कि अदलिया को अपने इख्तियारात में रह के काम करना पड़ेगा। उन्होंने अदलिया के साथ सारे इदारे शामिल कर लिए हैं। बदकिस्मती ये है कि उनको शायद ये एहसास नहीं रहा कि इन इदारों में पार्लियामेंट भी शामिल है। लिहाजा जब उन्होंने ये कहा कि इदारों को अपनी हद में रहना चाहिए, तो इदारों में रहना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट को भी अपनी हुदूद देखनी है और उनको ये देखना है कि कौन सी चीज वो कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अब आइए जस्टिस मंसूर अली शाह के इस बयान पे, फिर आपको सही समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट इसका कि उन्होंने ये सरे राहे कोई ऐसी बात नहीं कर दी। इसके पीछे बाकायदा तौर पे एक मैसेज है जो मेरा ख्याल है कि लाउड एंड क्लियर जो है वो हुआ है कि किसी के पास का मतलब है पार्लियामेंट है, उसमें उस पर एग्जेक्टिव्स आते हैं, मुकन्नना आती है, हर चीज सेनेट वगैरह, ये वो किसी के पास भी फैसलों पर अमल ना करने का इख्तियार ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, कोई ऑप्शन जो आया, यानी अभी सुप्रीम कोर्ट से आया है फैसला मखसूस नशिस्तों का, या सबसे अहम कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। बिलावल साहब ने यह भी कहा ना कि एक मुर्दा पार्टी को आपने जिंदा कर दिया। जी, जी, जी। मैं हैरान हूं कि वो मुर्दा कब थी। अब अगर आपने इलेक्शन में डिले करके, सिंबल छीन के, उनके वो जो हैं जो खान साहब हैं, उनके जो लीडर, उनको जेल में डाल के केस पे केस करके आपने ये समझा कि वो बिल्कुल मर गई है पार्टी, तो ये कुछ इस तरह के बयानात। अब जरा ये भी देख लेते हैं रामीन कि जिससे आपने सियासत के बहरान की बात की है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्विकली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सब्जेक्टिवली देखेंगे सारे लोग, बिलावल साहब कह रहे हैं अदलिया, खान साहब से पूछें तो वो इलेक्शन कमीशन से लेके हुकूमत और तमाम इदारों को बीच में वो उनकी लिस्ट लंबी है। हुकूमत से पूछें तो वो कहेंगे कि खान और अदलिया इस सारे बहरान के जिम्मेदार हैं। अवाम से पूछेंगे तो उनको तो सिर्फ इन बहरानों का सामना है और उसमें उनका इसमें कोई रोल नहीं है कि ये जो सारे बहरान हैं। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? तज्जिया हमारा ये कहता है कि इसमें कुछ जो लोग हैं जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, जिसमें कि बिलावल साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, नून है, उसमें आपकी यानी जो आपके कोalition पार्टनर्स हैं, कुछ की जिम्मेदारी बनती है को 80 से 90%, कुछ की 2%, किसी की 5%, सब की जिम्मेदारी है। मगर सवाल यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये पैदा होता है कि अगर आपको जिम्मेदारी का पता लग भी जाए कि फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, तो आप कर क्या लेंगे? लिहाजा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जो जिम्मेदारान हैं, असल में जो जिम्मेदारान हैं, वो ना सिर्फ ये जिम्मेदारी फिक्स करें बल्कि ये देखें कि ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा। और इसमें याद रहे कि जिम्मेदारान में वो भी शामिल हैं जिनका हक नहीं बनता था हुकूमत करने का, लेकिन उन्होंने झोली फैलाए बगैर उनको वो हुकूमत मिल गई और वो हुकूमत कर रहे हैं। वो जिन्होंने हारने के बावजूद जीत का जश्न मनाया, वो जिन्होंने हारने के बावजूद जीत का जश्न मनाया, वो भी जिम्मेदार हैं। वो जिन्होंने इलेक्शन की तारीख इल्तवा में डाली, वो जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को 9-10 फरवरी में इस तरह से अनाउंस किया कि आपकी वोटिंग सारी तलपट हो गई और आपका सारा हिसाब किताब हो गया, ख़राब हो गया, और फिर आपकी जो मखसूस पार्टी है, जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, उसको आपने खुले लाइन लगाने की कोशिश की और ये सिलसिला बल्ले के छिनने से लेके चलता है। ये सब जिम्मेदार हैं। अब सवाल इस वक्त की आखिरी बात जी, जिम्मेदारी आप फिक्स कर भी लेंगे, जब तक जिम्मेदारान को इसका एहसास नहीं होगा कि ये गाड़ी नहीं चल रही, इसमें कुछ ना कुछ करना है। और ये जितने भी बहरानों का हम सब ने जिक्र किया है ना, इसकी इब्तिदा ही होती है कि जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में आए या जो प्रोविंसेस में आए, वो वाकई वो गवर्नमेंट हो जिसको के अवाम की मेजॉरिटी जो है वो पसंद करती है और वो चाहते, कंप्रोमाइज करके ना, बेनिफिशियरी ना हो। ठीक है
राव खालिद साहब, सारा मलबा अदलिया पर डाल देना जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने किया, ये कितना अनफेयर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाकर क्या पार्लियामेंट ने, क्या सियासतदानों ने इस बहरान में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया? वक्त पर इलेक्शंस कराने के अहकामात थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, उस पर अमल दरामद करने में कोई तैयार नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आ जाते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम का। क्या कहेंगे आप, कौन जिम्मेदार है? एक तो कल बिलावल साहब की तकरीर सुन के ना मुझे पहली दफ़ा उनके इतनी आला हिस्से मज़ाह होने का ना वो आइडिया हुआ कि कितनी आला उनकी हिस्से मज़ाह है। बड़े मज़ाही हैं वो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई को मकबूल जमात बना दिया 12 जनवरी का फैसला करके। तो इससे बड़ा लतीफ़ा तो कोई हो नहीं सकता। और भी उन्होंने लतीफ़े सुनाए, खैर ये उसमें से सबसे था जिसपे सबसे ज़्यादा मुझे हंसी आई। तो उसको वो देख लेते हैं कि क्या उन्होंने मकबूल जमात बनाया या जी। जब वो नशिस्तें छोड़ के गए थे PDM 1 में, तो उस पर इलेक्शन कराने से कौन भाग रहा था और क्यों भाग रहा था? हाँ। उस वक्त फैसला 1 साल पहले की बात है, फैसला आने से तकरीबन ये कह दें आप। उसके बाद फिर आपने चुन के 18 नशिस्तों पे इलेक्शन कराया कि ये वो नशिस्तें हैं जिन पे हम कामयाब हो जाएंगे। उस पर भी आप हार गए। तो वो क्या इलेक्शन कमीशन ने पॉपुलर कर दिया था उसको। मसला ये है कि आप लोग खुद कुछ कर नहीं पा रहे, खुद आप आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं है, ताने दूसरों को दे रहे हैं। ये अगर बिलावल साहब को मैं याद दहानी कराऊं, ये उनके नाना का बनाया हुआ आइन है जिस पे वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। अभी उन्होंने उसकी 50वीं सालगिरह भी मनाई जी। बड़े धूमधाम से, जिसमें काजी फायज ईसा साहब को भी बुलाया गया। उन्होंने भी आके वहाँ पे अपना खिताब किया। इतना वो उस पर प्राउड फील करते हैं, सबको करना चाहिए, नो डाउट। दिस इज़ वन डॉक्यूमेंट जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के साथ, और जो आप करते हैं उसमें एक चीज़ है, बुनियादी चीज़, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर भी कहते हैं, जिसमें मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया, ये 3 हिस्से हैं हुकूमत के, स्टेट के, जिन्होंने अपने अपने डोमेन में काम करना होता है और वो एक दूसरे के उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। आइन ही अदलिया का मुकन्ना को हक देता है कानून बनाने का, आइन ही अदलिया को हक देता है उस कानून की स्क्रूटनी करने का, और आइन ही उसको हक देता है कि उसके ऊपर वो अपना फैसला सादर करे। और आइन ही ये हुक्म देता है कि जब अदलिया फैसला सादर कर दे तो 189 और 190 आर्टिकल कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट होगा और तमाम इदारे पाकिस्तान के बसमेत पार्लियामेंट बशमूल हुकूमत उस पर अमल दरामद कराएंगे, चाहे डंडे से कराएं चाहे वैसे कराएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मसला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको कुछ कहा है? इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया, वो चैलेंज हुआ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा आपने फैसला गलत किया है, आपने कानून की इंटरप्रिटेशन गलत की है। बिलावल साहब को क्या मसला है? मुझे ये समझ नहीं आई। नशिस्तों की वो चली गई ना, वो मसला असल में तो वो तो देखें, वो चली गई, वो तो फिर उसको जो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर है पंजाब से, बाबर बरवाना साहब, उन्होंने कहा था नहीं बनती इनकी, उन्होंने भी ये इख्तिलाफी नोट लिखा हुआ उस वक्त कि इनकी नहीं बनती, इनको तो जबरदस्ती दी, टॉफियां तो इनको दी गई। बिल्कुल सही बात। जो टॉफियां वो उसको टॉफी समझ रहे हैं कि ये टॉफी अब हमसे लेके उनको क्यों दे दी, ये टॉफियां तो इनको मिली हैं। सही बात है। जो हिस्सा था वो तो उनको मिल गया। वो जाते हैं ना, कहीं कोई चीज़ बट रही हो तो वो जाता है लड़का, जाके कहता है जी, लेने के बाद कहता है मेरे छोटे भाई का हिस्सा भी दे दो। तो ये तो इस तरह करके इन्होंने ली है, वो छोटे भाई का हिस्सा भी साथ लेके वो मांग के लिए। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे जो है वही आइन की कसौटी पे हर चीज़ को परखती है, और आइन की कसौटी क्या है, जो मुकन्ना को भी मद्देनजर रखनी है, जो अदलिया को भी रखनी है, और जो इंतजामिया को भी रखनी है, वो है बुनियादी हकूक और फलाह आमा। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उसमें जमहूरियत भी आ जाती है, उसमें हकूक भी आ जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें, उसमें जमहूरी तर्ज हुकूमत पूरा उसमें आ जाता है। उससे आप ये बेसिस हैं, मैं आपको बताऊं, ये वो बेसिस हैं जो पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती, चाहे जितनी मर्जी पावरफुल हो जाए। जो आइन की मंशा है, आइन की जो बुनियाद है, उसको नहीं चेंज कर सकती पार्लियामेंट भी, उसके भी महदूद इख्तियारात है, वो बिला वजह नहीं है। तो आखिरी बात यह है कि बिलावल साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो काली भेड़े शहबाज शरीफ साहब ने करार दिया, जी। और जो
बेज़मीरों का टोला मरियम नवाज साहिबा ने करार दिया, और अब ये काजी फायज ईसा को डायरेक्ट नाम लेके कह रहे हैं, और ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर जज को डिस्प्यूट में लाएंगे, फैसले पे तनकीद करें। ठीक बात है। अगर आप जज को इफ यू ब्रिंग जज इनटू डिस्प्यूट, तो फिर उसके कंटेम्प्ट 204 आर्टिकल 204 उस पे लगता है। तो ये भी इनको देखना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे इंतशार फैलाने की कोशिश हो रही है, ये टकराव की कैफियत पैदा की जा रही है। इनको पता चल गया कि हमारा मामला चलना कोई नहीं, तो किसी तरीके शहीद हो जाओ। भले इस दफा जो नॉर्मली शहीद करते थे उनके हाथों तो नहीं हो रहे, इस दफा ये जी अदलिया के हाथों शहीद होने के चक्कर में है। देखें हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। सबसे कन्वीनियंट यही होता है कि अपनी जिम्मेदारी ना ली जाए और दूसरों पर थोपा जाए, ब्लेम गेम सबसे कन्वीनियंट चीज़ है। साकिब, आपको क्या लगता है यही बात कि क्या सब ने अपना अपना हिस्सा नहीं डाला इस बहरान में जिसका हम इस वक्त शिकार हैं, और असल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं इस वक्त के बहरान के? ना कि ये कह देना कि कोई एक इदारा या कोई अदलिया या कोई एक सियासतदान इस सारे बहरान का ज़िम्मेदार है। मेरा ख्याल है जाहिर सी बात है, इसमें स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ हैं। एक तो पीटीआई मेन स्टेक होल्डर है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपने आप को स्टेक होल्डर मतलब कह रहे हैं कि उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। फिर अदलिया है। इस बहरान का शिकार कौन है, इसका जो है वो इसके पीछे कौन है, या किस पे जिम्मेदारी जो है वो डाली जा सकती है। अगर हम अलग अलग देखेंगे तो वो मैं अलग अलग पहले बताता हूँ, फिर ओवरऑल किस पे जिम्मेदारी किस पे ज्यादा है उस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत वक्त जो क्लेम कर रही है कि ये टाफियां बांटने वाली उन्होंने बात की, मेरे लिए तो हैरान कुन है कि ये वो पार्लियामान में जिसका मैंडेट है, हमेशा मैंडेट की बात की जाती है कि पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है ये मैंडेट उसी को ही मिलना चाहिए, वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए पार्लियामान में, उसी की बात की जाती है। पीपल्स पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून वही नशिस्तें खुद लेना चाहती है और आईनी तरमीम लाना चाहती है। मैं हैरान कुन है। और जो तनाजुर है उस तनाजुर को बिल्कुल जो है वो देखा ही नहीं जा रहा। 8 फरवरी से पहले क्या हो रहा था? एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल किया जा रहा था। उसके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, उनके जो असल में जो उनके कैंडिडेट्स थे वो नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने वकीलों को दिए, फिर पहले वाला बंदा उठा लिया, फिर दूसरे को मिले, फिर नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने में फिर उनके जो तजवीज कुनिंदा तायद कुनिंदा वो जो हुआ, प्री पोल जो कुछ उतरा, जो पोल डे हुआ, जो पोस्ट पोल 8 और 9 मई वाला एक फिनोमेना है, फिर फॉर्म 47 की जो बात है, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुकूमत नहीं चलने दे रही, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हुकूमत है। अब इसके बाद जिम्मेदारी जो है वो एक जो एंगल से जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस लिहाज से कि 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अगर बेहतर होता कि उस वक्त पीटीआई को बतौर पार्टी वो फाइन करते, जुर्माना करते, और ये या फिर ये कहते कि अब ये मामला हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ चुका है और आप एक पॉपुलर पार्टी हैं, आप जाएं इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन के बाद हम देखेंगे, या उनको जुर्माना कर देते, टाइम दे देते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो साकिब भी कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की तशरीह ठीक नहीं की, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, तशरीह ठीक नहीं की, लेकिन इसमें मामला यह है कि जब गलत फैसला था तो उस गलत फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने ठीक नहीं की। तो अगर वो इतना एजान बना हुआ था हर तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए था। तो अल्टीमेटली 13 जनवरी का फैसला भी इसका जिम्मेदार है। पीटीआई खुद भी किसी हद तक जिम्मेदार है कि उन्होंने ये जो वजाहत थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये किया था कि उन्होंने गलत तशरीह की थी कि आपसे निशान की बजाय सारा कुछ जो है वो आपसे ले लिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ले के निशान का केस सुना जा रहा था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि अगर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आया तो आप हमारे पास आ जाइएगा। तो इनको जो इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए था कि ये हमारा मामला तय करें कि हम पीटीआई हैं या पीटीआई नहीं है। तो ये तीनों फ्रीकैन जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो जिम्मेदार हैं। लेकिन आज की अभी थोड़ी देर पहले की जो डेवलपमेंट है, आधा पौना घंटा पहले जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जो तकरीर की है वो मेरा ख्याल है उन्होंने वो क्या कहते हैं कि एक क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया। उन्होंने कहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये क्लियर है कि आपने फैसले पर अमल करना है। उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। और आइन की बात उन्होंने करते हुए आगे जाकर जो इख्तियारात की तकसीम है जो मुकन्नना के दरमियान, एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान,
उस इख्तियारात की तकसीम का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा ये अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो पूरा बिगाड़ आएगा पूरे सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उन्होंने जब ये बात कर रहे थे कि बड़ी क्लैरिटी है, आपने अमल करना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुछ है आपके पास तो फिर ये जो है वो तब्दील कर दें सारा सिस्टम, और फिर हम जो है वो देख लेंगे कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की लेजिस्लेशन जो है वो कर रहे हैं, जो इलेक्शन एक्ट की है, या अगर फर्दर करेंगे तो जब हमारे पास आएगा तो फिर हम देख लेंगे कि उसका तनाजुर जो है वो क्या है। तो ये जो आज का जो मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो बड़ा क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा हुकूमत जो है वो, या इलेक्शन कमीशन तरह तरह के वो बहाने बना रहे हैं बहरान को बढ़ाने की कोशिश है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल मुल्क की सियासत में माफ़ियों की बहुत बाज़गश्त है, लेकिन किसने किससे और क्यों माफ़ी मांगनी है और क्या माफ़ी मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती, इस पर सवालिया निशान है। खान साहब सहाफ़ियों के साथ एक सिटिंग में 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान करते हैं, ये कहकर कि उस दिन के वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने ले आए और साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घिराव में मुलविस है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। फिर अगली सिटिंग में वो ये कह देते हैं कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि मेरे साथ जिस तरह का सलूक किया गया तो दूसरों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर रद्दअमल भी आया हुकूमत का। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस पर यह कहा कि बानी PTI का मशरूत माफ़ी का ऐलान मायूसी की अलामत है। तलाल चौधरी ने इस पर यह कहा कि मशरूत माफ़ी मांगने से बेहतर है कि गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि गैर मशरूत माफ़ी भी बानी PTI के काम नहीं आ सकती। बानी PTI 9 मई बगावत के सरगना है, वो माफ़ी मांग भी लें तो भी रिहा नहीं किए जाएंगे। राव खालिद साहब, माफ़ी के बयानिए पर एक तो खान साहब के जो यू टर्न्स हैं, या इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, और दूसरा ये कि हुकूमत किस कैपेसिटी से ये कह रही है कि माफ़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, और जिस तरह के वर्डिक्ट्स ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं। देखिए, एक तो बुनियादी बात पे हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जी। 9 मई एक ऐसा वाक़या बल्कि सानहा है जिसके बारे में माफ़ी तलाफ़ी वाली बात मुझे तो हज़म नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल, इट मेक सेंस। क्योंकि अगर आप माफ़ी तलाफ़ी करेंगे तो आप वो रास्ता खोल देंगे, आप रास्ता खोल देंगे कि आप ये काम करें और उसके बाद माफ़ी मांग लें। क्या फ़र्क पड़ता है? आप जाके आपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे हमले करें, आप एयर बेस को उड़ा दें और उसके बाद माफ़ी मांग लें, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या मसला ये है कि ये बार बार इस पे माफ़ी और बयान, और फिर इमरान खान साहब के बयान, फिर हुकूमत के बयान, उनके आपस में बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन हम देखते हैं DG ISPR पहले दिन से उन्होंने एक ही बात की है कि 9 मई के ऊपर जो है पोजीशन हमारी कोई तब्दील नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। वो पोजीशन बुनियादी तौर पे जो है वो वही है जो होनी चाहिए कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से भी कोई रू रियायत की बात होती है तो मैं उसकी भी मुखालफत करूँगा, क्योंकि ये ऐसा ये सानिया है जिसके ऊपर आप कोई रू रियायत की बात कर ही नहीं सकते। जो माफ़ी का कॉन्टेक्स्ट है बुनियादी तौर पे, जिन्होंने भी ये इस्टेब्लिश किया है, चाहे तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान में जाने वालों के लिए किया गया, चाहे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के लिए किया गया, चाहे अब किसी के लिए किया जा रहा है, वो सारा कॉन्टेक्स्ट ही गलत है। आपने पूरे 9 मई का जो पूरा वो एक सानिया हुआ है उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। और वो कौन लोग हैं जो उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? हम जब देखते हैं, अब बेल एप्लीकेशंस आती हैं जो 9 मई में लोग मुलव्वस हैं या उनका नॉमिनेशन हुई है पर्चों में, उनकी जब बेल एप्लीकेशंस आती हैं तो वहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से जो पेश होते हैं एडवोकेट जनरल्स हों या कोई प्रोसिक्यूटर्स हों, वो पेश होके ये बयान देते हैं कि जी हमें इस मंसूबे का पता चला, हमने अपने 3 बंदे सिविल कपड़ों में इमरान खान के घर होने वाले मीटिंग में बिठा दिए थे। अब इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है इस थाने के खिलाफ? सही बात कि आप इतना मजाक उड़वा रहे हैं, उसका सबूत आपसे मांगते हैं, आप कहते हैं जी वो फलां ने बात की थी, जी फलां के व्हाट्सएप मैसेज था, फलां का इस तरह था, तो आप डेलिब्रेटली इसको कर रहे हैं।
अभी कल से एक और काम शुरू हुआ है, आई डोंट नो कौन ये मशवरे दे रहा है, कौन कर रहा है। कल एक बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं, वैसे तो वो एडवाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून के, पहले भी रहे अब भी हैं। अच्छा। वो अपने प्रोग्राम में एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें शेल जो गिरा हुआ है आंसू गैस का, उसके ऊपर वो कपड़े से पकड़ के एक शख्स फेंक रहा है, दूसरे हाथ में उसके पानी की बोतल है। वो कहते देखें जी पेट्रोल बम बना के ये फेंक रहे हैं। अच्छा। अब वो उसका जब वो सारा अतिया पांचा किया लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, तो वो एक और एम्बेरसमेंट क्रिएट कर दी। तो ये कौन लोग हैं जो सारे पूरे उस चीज़ को वो एक कंट्रोवर्सी उसकी बना रहे हैं अजीबोगरीब हरकतें करके। मेरा ख्याल है कि 9 मई का जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी उसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास पेंडिंग पड़ा है केस मिलिट्री कोर्ट ट्रायल वाला, उसके ऊपर वो उनको फैसला करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे शायद हामी ना हूँ कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को रख के बैठना नहीं चाहिए, इसको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये फिर सुप्रीम कोर्ट पे हुकूमत चढ़ दौड़ती है। देखें जी, क्योंकि उन्होंने वो फैसला नहीं किया इसलिए इनको सज़ा नहीं हो पा रही। तो बात ये है कि भाई आप जो बाकी ट्रायल हो रहे हैं, जो आम कोर्ट्स में हो रहे हैं, उसमें जो चीज़ें आप लेके आ रहे हैं वो तो आप मजाक उड़ा रहे हैं सारा उस सारे एक मंसूबे का। उस पर एक नई जो चीज़ सामने आ रही है वो मज़ीद मेरा ख्याल है सूरत हाल को ख़राब कर रही है। कल या परसों एक नेक्टा का वार्निंग नोटिस जारी हुआ है, मुख्तलिफ सेक्टरीज़ को भेजा गया। उसमें कहा गया कि जी पीटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश तक का इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह की कोई एक्टिविटी होगी और उसके लिए मुहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कौन इस किस्म के बेवकूफ़ाना मशवरे दे रहा है, या इस तरफ माइल कौन कर रहा है ये बातें करके? मैंने तो नहीं सुना, ना कोई सोर्सेज से सुना, ना कहीं और से सुना। हम भी बड़े अरसे से 40 साल हो गए हैं कम से कम इस शोबे में, सोर्सेज भी हैं, लोगों से बात भी होती है। मैंने तो आज तक ये बात नहीं सुनी। अब वो नेक्टा ने एक नोटिफिकेशन जारी करा, उस पर ऊपर बहस तमीज़ शुरू हो गई है। यहाँ कौन सी ऐसी बात शुरू हुई है, कौन सी ऐसी तहरीक शुरू हुई है? अगर हम देखते भी हैं, टू बी फेयर विद पीटीआई, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि सरकारी इजाज़त के बगैर आप जलसा भी ना करें। 14 अगस्त की रात को उन्होंने निकलने का कहा है, उसको लिंक किया जा रहा है कि जी अपना झंडा भी लेंगे और कौमी झंडा भी लेंगे और ये इंतशार फैलाएंगे। मसला ये है कि गवर्नमेंट की डेस्परेशन इसमें नजर आ रही है। गवर्नमेंट डेस्परेट हो गई है, वो तवक्को कर रही है कि 9 मई की सजा हो जाएगी इमरान खान को तो शायद हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, जो कि कभी इस तरह से नहीं होगा। आपने अपनी पॉपुलैरिटी अपने कामों से बढ़ानी है। इमरान खान के आउट होने से, पीटीआई के आउट होने से आप पॉपुलर नहीं हो सकते। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी राव खालिद साहब ने अपने जवाब के शुरू में कि इन मामलात पर माफ़ी तलाफ़ी अगर हो भी जाए तब भी ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फिर एक एक्सक्यूज़ बन जाएगा। इसमें अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो ये गलत प्रेसिडेंस होगा जो कि बन जाए। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, माफ़ी मांगने के अगले दिन अगर खान साहब मुकर गए तो क्या होगा? मेरे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवालात हैं इससे कि मिसाल के तौर पे मेरा कंसर्न ये नहीं है कि माफ़ी खान ने मांगनी है या खान कह रहा है कि जी मैंने उधर से माफ़ी मंगवानी है। मेरा ये भी कंसर्न नहीं है कि हुकूमत मुज़ाकरात करेगी कि नहीं करेगी। मेरा ये भी कंसर्न नहीं है कि माफ़ी मांगने के बाद वो कौन सा जादुई लैंप होगा जिसमें से एक जिन निकलेगा और वो कहेगा, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, कि आप पीछे हट जाएं, ये देखिए जूलियस सीजर आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरा इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये सारी हवा में बातें हैं, इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है जो कि ऑन ग्राउंड हो रहा है। अच्छा, मैंने जिस तरह ये कहा कि होगा क्या, पहली ऑप्शन ये है कि खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं। याद रहे कि लोगों को ये भूल गया है कि ये माफ़ी की बात शुरू कहाँ से हुई थी। लोगों को ये भी भूल गया है कि उसकी कुछ जुजियात थी। उसमें सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहना कि जी जो 9 मई और 10 मई को हुआ, जो 9 और 10 मई को हुआ, उसके लिए मैं और मेरी पार्टी आपसे माफ़ी मांगते हैं। उसमें जो अहम बात है वो ये है कि मैं आइंदा इंतशार की सियासत नहीं करूंगा। हाँ। यानी इसका मतलब यह कि ये माफ़ी का मतलब है कि आपने किसी किस्म का भी कोई अगर इस तरह का किया तो ये माफ़ी तलाफी बात ख़त्म। तो इसमें कुछ कवाकिब ऐसे हैं जो कि नजर आ रहे हैं, कुछ हमें नजर नहीं आ रहे। गपशप के लिए ठीक है, दो मेरी राव साहब की लड़ाई हुई, रामीन बीच में आई, उसने कहा चलें जी नजमुल साकिब साहब माफी मांगे इससे। ये हम हुकूमतों की बात कर रहे हैं, ये हम रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ये स्कूल में 2 बच्चों का झगड़ा हुआ है,
ये किस किस्म की ईगो है कि जी माफी मांगे, नहीं जी मैं नहीं मांगता, नहीं जी। अच्छा, अब चलें आगे। असल बात यह है कि मफरूजों की बुनियाद पे रियासत चलाने की कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि अफवाहों की बुनियाद पे एक इंतशार जो कि हवा में फैला हुआ है, जरासीम की तरह वो फैलाया जा रहा है। इसका एक यानी राव साहब ने भी इशारा किया। अब देखना यह है, जिस तरह पहले सेगमेंट में हम कर रहे थे कि इसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये इंतशार, ये अफवाहें, ये सारा कुछ सूट किसको करता है, कौन है जिसको ये सिचुएशन सूट करती है कि इंतशार ही रहे, मुल्क में अमनो अमान ना हो, कहीं दहशतगर्दी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर दुश्मन, मुल्क के बाहर दुश्मन। देखिए, बीमारी का रामीन इलाज करना है। आप क्या बात कर रहे हैं यार, ये डॉक्टर बदलते हैं, ये डॉक्टर ठीक नहीं है यार। अच्छा, ये डॉक्टर अपनी बात मानता है, इसको ले लेते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर कम यानी पैसे लेता है, इसको ले लेते हैं। बीमारी का इलाज करना है, डॉक्टर बदलने से बीमार सेहतयाब नहीं होता। और अब बात आती है इस वक्त की आखिरी, ऑपरेशन होने लगता है ना जब, तो जिम्मेदारान वुरसा से इजाजत ली जाती है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो बीमार है, जिसको कि मैं पाकिस्तान की मईशत कहता हूं जी, इसके ऑपरेशन का वक्त है और वुरसा जो हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे कि इसकी ऑपरेशन की डेट क्या होगी, दस्तखत हम नहीं करेंगे। मरीज़ उसी तरह बेड पे आईसीयू में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और पूरी कौम जो है वो सिर्फ दुआएं मांग रही है। देखिए, दुआओं के साथ साथ थोड़ा सा ऑपरेशन करके कुछ हाथ में कोई फॉर्सेप वगैरह, कैंचियाँ कुंचियाँ भी चलानी पड़ती हैं। तो बॉटम लाइन क्या निकली कि ये सारी माफी तलाफी का वाकया, देखिए यानी वो मुझे याद आ गया कि आप एक ऐसे वाकये का जिक्र कर रहे हैं जिसपे माफी आप कह रहे हैं कि ऐसे करके हो जाएगी, जिसमें कि आपकी रियासत पे हमला हुआ है। 9 और 10 मई को ये कोई स्टूडेंट्स थे जो गए और उन्होंने किसी चीज को तोड़ फोड़ कर दी। देखिए तो सही कौन कौन सी अलामतें इसमें आपकी हदफ बनती हैं। तो क्या आपने कहा जी माफ कर दे, अच्छा जी ठीक है, तो क्या सारे गुनाह धुल जाएंगे, क्या सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि ये सारा कुछ फसाड जो है जानबूझ कर फैलाया गया है। मुश्किल से इन दानिश्वरों ने ये गुत्थी उलझा रखी है। साकिब, आपको लगता है कि ये माफ़ी की बात कोई बीच का रास्ता है जो कि निकालने की कोशिश की जा रही है? और ये कि बात तो फिर कानून और रूल ऑफ लॉ की होनी चाहिए ना। अगर जैसे खान साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें अगर आ गई सामने, फुटेजेस आ गई, साबित हो गया, तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई अगर ये सब चीज़ें आ गई सामने तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। बात तो ये होनी चाहिए। इसमें एक चीज जो है माफी की, जब हम बात करते हैं तो एक चीज हमारे मद्देनजर होनी चाहिए कि इस वाक़े को तकरीबन 14-15 माह हो गए हैं और इसमें तकरीबन 84 लोग इस वक्त भी मुल्ज़मान मिलिट्री की कस्टडी में हैं, जिनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कंक्लूड हो चुका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंक्लूड कर लें, फैसला नहीं देना। इसी तरह लाहौर की जो जेल है वहाँ पे भी, जो रावलपिंडी की है वहाँ पे भी, और मुख्तलिफ जगहों पे कुछ अभी भी मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हैं और कुछ जमानतों पे हैं। मतलब कि 14 माह में किसी ने 9 माह, किसी ने 10 माह, किसी ने 1 साल सजा काटी है। उसके बाद ये माफी वाला जो है वो मामला शुरू हुआ है। अब आते हैं कि क्या माफी हो भी सकती है, नहीं हो सकती, या मामला किस तरफ जो है वो जा सकते हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि 9 मई का जो सानिया है, इसको जो DGSPR की जैसा राव साहब ने बात की कि वो बड़े क्लैरिटी है कि उस पे स्टांस बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं। लेकिन खान साहब के हवाले से, खान साहब ने जो पहले जब हम अडयाला जेल में जाते थे तो वहां पे वो बात करते हुए ये कैटेगोरिकली ये कहते थे कि 9 मई को मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया, अगले 3 दिन मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 1 माह, सवा माह में थोड़ा सा उसमें तब्दीली आई। उन्होंने कहा जो PHQ है या जो कंटोनमेंट एरियाज हैं उनके बाहर हमने पुरअमन एहतजाज का किया था। ये बात कर लिया। कोई PTI का आज मानने के लिए तैयार नहीं है। वो डरते हैं या क्या होता है? आज भी PTI के जो लीडर्स हैं जो उस वक्त एक्टिव थे,
मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्डिंग बात हुई, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि ये फैसला हुआ था। खान साहब कहते हैं फैसला हुआ था और वो कहते हैं कि ये तो आईनी और कानूनी हक है। कोई अगर सड़क GHQ के बाहर से गुजर रही है, कंटोनमेंट एरिया से बाहर गुजर रही है, तो हम एहतजाज कर सकते हैं। अगर लॉजिकली या कानूनी बात की जाए तो ठीक है, लेकिन उस एहतजाज को जब उसकी सूरत जो है वो जलाओ घराओ इस किस्म की हो गई, तो उसके बाद सिचुएशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 माह में उनके स्टांस में भी कदरे जो है वो आई है, तब्दीली आई है। फिर एक और बात जो वो करते हैं कि CCTV फुटेजेस दिखाई जाए, हमारे लोग मुलव्विस हुए तो फिर हम माफी मांगेंगे और फिर जो है वो उनको जो पार्टी से निकाल देंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये सूरत हाल को आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, कि कम से कम ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एहसास की बात है कि मतलब आप देखें ना कि इस स्टेटमेंट के पीछे है कि एहसास इतना तो है ना कि अगर मेरे बंदे साबित हो गए, मतलब दूसरे इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि वो काम गलत हुआ है, वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो अटैक्स हुए थे वो गलत हुए हैं। अगर मेरे बंदे आए तो मैं जो है वो कर लूंगा। तो ये मेरा ये ख्याल है कि उनके स्टांस में कदरे जो है वो आई है, तब्दीली आई है, तो चीजें थोड़ी सी कूल डाउन करने के लिए शायद जो करना चाह रहे हैं। एक चीज मैं और सिर्फ 9 मई के जो मुकदमात हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं है, उस पे सुप्रीम कोर्ट से स्टे इस हद तक है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कंक्लूड हो सकते हैं, फैसला वो नहीं देंगे, सिर्फ इस हद तक जो है वो स्टे है। बाकी 9 मई के रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर के जो मुकदमात हैं वो जारी हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अब का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इजराइल के गाज़ा में जारहियत जारी है, बर्बरियत बढ़ती जा रही है। एक और स्कूल पर हमला कर दिया गया और इन हमलों में बेघर अफराद जो कि फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे उसके दौरान उन्हें निशाना बना दिया गया। इसके नतीजे में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं मशरक़ वस्ता में, यूँ लग रहा है कि जैसे जंग के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की पासदारान इनक़िलाब ने बहरी क़ुव्वत में अचानक इजाफ़ा कर दिया। और साथ ही खबर ये भी आई कि वाशिंगटन इजराइल को अमरीकी हथियारों और फ़ौजी साजो सामान पर ख़र्च करने के लिए $3.5 बिलियन फ़राहम करने जा रहा है। नजमू साकिब साहब, एक तो ये कि ओवरऑल मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उस पर आपका क्या एनालिसिस है, और दूसरा ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर थोड़ा सा इसको टच कर लिया जाए, तो क्या मिडल ईस्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है आपके ख्याल में, या बन सकता है आगे आने वाले दिनों में? आई विश रामीन के मेरे पास कम से कम 30 मिनट हों, मैं इसका जवाब आपको दूं, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम होता है तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक फ़िक्रा जंग पे करूंगा और वो ये है, देखिए जितनी बड़ी ताकतें हैं ना जो जंग या तो करती हैं, इनिशिएट करती हैं या करवाती हैं या उनका इख्तियार है, उनमें से कोई नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट में जंग लगे। दूसरा, अगर किसी एक्टर ने जो कि मिडल ईस्ट के मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उन्होंने कोशिश भी की, मिसाल के तौर पे ईरान और इजराइल ने, तो उसको फौरी तौर पे रोक दिया जाएगा। उसकी एक मिसाल ये भी है कि यूक्रेन में आपको अब शायद याद भी ना हो कि कब शुरू हुई थी और उस वक़्त क्या बातें हुई थी। आप ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे, नेटो के जहाज़ जूँ ही इधर आए तो हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ये होती है कर्टेलमेंट, होती है कि आप जंग जो है उसकी वो कर्टेल करने के लिए। मिडल ईस्ट में तो तेल है, एक ऐसे तीली लगेगी, अल्लाह अकबर। और अगर खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता मिडल ईस्ट में जंग होती है तो फिर आप एक तीसरी जंग अजीम की तरफ देख रहे हैं। मेरा तज्जिया ये कहता है कि जंग के इम्कानात नहीं हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए क्विकली बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान के लिए हम सुनते आए हैं कि जी अमेरिका से ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दुरुस्त है। चाइना के साथ तो तस्वीराती हैं, स्ट्रेटिजिक हैं, फलाना, ये वो बिल्कुल दुरुस्त है, बड़े अहम हैं। इंडिया के साथ सुनते हैं कि जी बड़ा मसला है, चैलेंजेस हैं, दुरुस्त है। अफ़गानिस्तान और उसके बाद ये जो आपके ये जो दहशतगर्दी का हिसाब किताब है, ये सारे, फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो भी हमारे लिए चैलेंज है। मेरा तज्जिया ये कहता है कि अभी और आज से कोई 5-6 साल बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे क्रिटिकल चैलेंज जो है वो आपका मशरक़े वस्ता है। वो उसकी 2-3 क्विकली आपको बताता हूँ। देखिए आज से कुछ बरस पहले जब भी बात होती थी तो हमें होता था कि यार सऊदी अरेबिया तो है ही है,
कोई मुसीबत पड़ेगी तो ये फैसल मस्जिद यहाँ पे मौजूद है इस्लामाबाद में, यूएई तो मौजूद है जी, मसला ही कोई नहीं। और ये जो मस्कत है और ये जो कतर है और ये जो कुवैत है, ये दोस्त हैं, ये तो मुसलमान हैं। अब ख़ास तौर पे जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें कि आपका सऊदी अरेबिया और यूएई आता है, बड़े अहम 2 मुल्क हैं, और उनमें भी ख़ासुल ख़ास सऊदी अरेबिया के मक्का मुअज़्ज़मा वहाँ पे है, मदीनतुल मुनव्वरा वहाँ पे है, और हमारे बहुत सारे यानी रिलीजन के हिसाब से भी कुछ हिसाब किताब हैं। अब आप उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं। अच्छा। अब वहां पे हिसाब किताब ही बदल गए हैं, खवातीन ने ड्राइविंग शुरू कर दी है, शाहरुख खान वहां पे हीरो बन गया है। अब सुन रहे हैं कि महाभारत जो है वो बाकायदा तौर पे अरबी में ट्रांसलेट करके वहां पे आपके सिलेबस में डाल दी गई है। इन चीजों को हमने समझना है, और उसके लिए क्या करना है, जो दोस्त हमने खो दिए हैं, वो जो आपको याद होगा मलेशिया में वो OIC का ये कर देंगे और वो कर देंगे, जी। और वो जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने जो किया और उस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़ी, इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी को हमने देखना है फॉरेन पॉलिसी के एंगल से। अच्छा। ये बरादराना ताल्लुकात जो है ना, ये काफ़ी हो गया। अब OIC को देख लीजिए, आप देख लीजिए गजा में बिल्कुल आपके हार्ट में ये सारा कुछ हो रहा है। कहीं से कोई आवाज़ आ रही है? जब खुदा न खास्ता मुसीबत पड़ेगी पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तानी होंगे या ओवरसीज या इधर के जो कि खड़े होंगे अपने मुल्क के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मुसीबत पड़ती है तो आपके पास कोई नहीं होगा। चीन भी आपको ये कह रहा होगा कि खुदा ना खास्ता फर्ज करें, यानी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जो है वो जंग होती है, उसमें चीन क्या करेगा? चीन क्या करेगा? अपना वो यानी बहरी बेड़े भेजेगा, 1965 में जो अमेरिका ने भेजने थे। नहीं, वो ये कहेगा दोनों पार्टीज जो हैं वो रेस्ट्रेंट शो करें, पीसफुल हल करें, इतनी देर में हमारा जो है वो हिसाब किताब डिफरेंट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मिडल ईस्ट जो है, मशरिक वस्ता जो है, वो आपका इस वक्त का और आने वाले दिनों का चैलेंज है, और इसकी तरफ काइंडली तवज्जो दीजिएगा कि ये वो दोस्त हैं जो मुसीबत के वक्त आपके काम आते थे। अब इनके साथ हमारे रखने जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ईरान में जिस किस्म के मूवमेंट देख रहे हैं, फिर बहरी जो क़ुव्वत है, बहरी क़ुव्वत है, उसमें अचानक इजाफा देखने में आया पासदारानी इनक़िलाब की, फिर हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ग्रांट दे दी गई है एक बार फिर इजराइल को। आपको लगता है कि जंग के इम्कानात हैं इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश हो रही है, बड़ी सीरियस किस्म की। शायद पहली दफ़ा इतनी संजीदा कोशिश शुरू हुई हैं। जो बाइडन और नेतन्याहू की कॉल का आपने सुना होगा कि वो बड़ी बदमज़गी हुई उसमें और बड़ा नाराज़गी का इज़हार किया गया। फिर बाइडन और मिस्र के सदर असीसी जो हैं और कतर के जो सरबराह हमाद थानी बादशाह, उन्होंने फोर्स किया। तो अभी सुना 15 अगस्त को वो नेतन्याहू वहाँ अपना बंदा भी भेजने को तैयार हो गए हैं, तो वो मुज़ाकरात होंगे। मुमकिन है कुछ सीज़ फायर का फ्रेमवर्क जो फाइनल शक्ल में सामने हमारे आ जाए, और शायद ये हो भी जाए। देखने की बात यह है ये कितनी देर कायम रहता है। मैं तो इसको ट्रूस कहूँगा, ये ट्रूस होगा बुनियादी तौर पे, क्योंकि अब बैकग्राउंड जब देखते हैं, इसराइलियों ने जो नेतन्याहू ने जो फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम किए, उसकी जो नस्ल कशी जो ICJ भी जिसको मान रही है वो की, वो अपनी जगह पे। लेकिन साथ हम देखते हैं कि ईरान और उसकी दो जो कह लें जिनको प्रॉक्सीज बोला जाता है उनकी, हमास और हिजबुल्लाह, तीनों की टॉप लीडरशिप जो थी, जो जंगी लीडरशिप कह लें या पॉलिटिकल लीडरशिप कह लें, उसको निशाना बनाया इसराइल ने इस दौरान। कासिम सुलेमानी से लेके इस्माइल हानिया से लेके जो उनके हिजबुल्लाह के हैं फवाद शुक्र, उनको निशाना बनाया है। तो क्या वो खामोश बैठे रहेंगे? ईरान की लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है मुज़ाकरात के ऊपर, उन्होंने कहा हमें इदराक है इस बात का कि सीज़ फायर की बातचीत हो रही है और हम भी इसको देख रहे हैं, और हम अपना रिएक्शन जो है, ये रिटेलिएशन जो है, जो जवाब देना है हमने, हम उसी के तनाजुर में करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो कुछ तय पा जाता है तो वक्ती तौर पे शायद वो रुक जाएं, लेकिन करेंगे ज़रूर। वो किस वक्त करते हैं, मैं इसलिए इसको ट्रूस कह रहा हूँ कि ये वक्ती तौर पे है। या तो ये मायदा हो जाता है वक्ती तौर पे और उसके बाद फिर हमास, हिजबुल्लाह या ईरान कोई उसका जवाबी वार करते हैं, इस्माइल हानिया के हवाले से हो, उनकी शहादत के हवाले, फवाद शुक्र की शहादत के हवाले से हो, या ईरान के अंदर उनके जो है सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है, तो वो कब वो रिएक्ट करते हैं।
महीने में करते हैं, 2 महीने में करते हैं, अगर सीज फायर हो जाता है। अगर सीज फायर नहीं होता फिर तो ये ऑन गोइंग है। फिर उसके बाद तो आप ये तवक्को रख सकते हैं, खुदा ना खास्ता तवक्को रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो फिर जाहिर है ईरान ने अपना प्लान तो किया हुआ है, जैसे आपने कहा तैयारी भी कर रहे हैं, प्लान तो अपना किया हुआ है। उधर से जो अमेरिका का रिएक्शन है बुनियादी तौर पे आप देखें, उनके डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जो है F-22 उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। उनके एक जनरल है कुरेला, बड़े सीनियर जनरल है, वो कंटिन्यूसली 3 दिनों में 2 दफ़ा इसराइल आके कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं, किस तरह से फ़िज़ाई हमले को रोकना है, किस तरह से उसको टैकल करना है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और $3.5 अरब भी जारी कर दिए अमेरिका ने इसराइल के लिए। तो इसका मतलब है वो सीरियस ले रहे हैं इस थ्रेट को जो ईरान ने हमले कर दिया है। तो सूरत हाल है तो बहुत नाजुक, लेकिन अगर सीज फायर हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग एक सूरत हाल बेहतर होगी। कब तक रहती है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कब रिएक्शन आता है इसराइल की, ईरान की तरफ से, हमास की तरफ से या हिज़्बुल्लाह की तरफ से। अच्छा, साथ ही ज़रा ये भी बताएं कि मिडल ईस्ट में अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग के ख़तरात होते हैं या कोई जंग लग जाती है, तो आपको लगता है कि पूरा मिडल ईस्ट, अगर सऊदी अरब की भी बात की जाए या पूरी अगर हम एक जो मुस्लिम उम्मा है उसकी बात करें, आपको लगता है कि वो इकट्ठे होकर इसमें शरीक हो पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं मफादात होंगे अपने अपने जो कि आड़े आएंगे? नहीं, मफादात तो हर देखिए अभी तक जो हमने देखा है वो इसी राव खालिद साहब से मैं थोड़ा कमेंट ले लूं। साकिब आपकी तरफ आती हूं फिर मैं। जी राव खालिद साहब, जो अभी तक की सूरत हाल नज़र आ रही है, ओआईसी की हम देख लें या मुस्लिम ममालिक का देख लें, वो अगर बर वक्त उन्होंने रिएक्ट किया होता तो मेरा ख्याल है यहाँ तक सूरत हाल पहुँचती ना। अब इसराइल की हट धर्मी देखें और उसकी हाई हैंडेडनेस देखें, वो लिबनान के अंदर भी कर रहा है, मिस्र के बॉर्डर पे भी कर रहा है, हर तरफ वो दाएं बाएं हर तरफ, ईरान के अंदर उसने हमला करके तबाही फेर दी है, इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया। तो मुस्लिम ममालिक को, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मुस्लिम ममालिक को इस पे जिस किस्म का रिएक्शन देना चाहिए था वो नहीं दिया उन्होंने। वो एक कोई दबंग किस्म के 2-4 बयान ही दे देते ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत जल्दी ये मामला बेहतरी की तरफ चले जा रहे थे। मुझे नहीं उम्मीद कि कोई ये जंग अगर फैलती है तो हर कोई अपनी अपनी स्किन बचाने की कोशिश करेगा। सही बात है। साकिब, इस वक्त सिचुएशन क्या है? गजा में हमने देखा है बहुत बड़ा हमला हुआ है और एक स्कूल पर हुआ है और फजर की नमाज पढ़ रहे थे जो लोग वहाँ पर शहीद हो गए। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है गजा की अगर बात करें, और साथ ही ओवरऑल अगर मिडिल ईस्ट के बारे में भी आप थोड़ा बता सकें। एक तो गजा की जो सिचुएशन है अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 10 माह होने को है ये मामला शुरू हुआ है और 40,000 के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं। अभी रिसेंटली जो आजकल में जो हुआ है, आज से 4 दिन पहले स्कूल पर हमला हुआ, फिर जो अभी जो नमाज पढ़ रहे थे उस नमाजियों पे हमला हुआ, वहां पे 250 नमाजी थे और वो बना गजीनों का एक स्कूल था, वहां पे फजर की नमाज पढ़ रहे थे, उस पे हमला हुआ और उस पे इसराइल ये कह रहा है कि ये हमास का हेडक्वार्टर है। अंदाजा लगाएं कि इसराइल गजा में उन प्रागजीनों के कैंपों पे, स्कूलों पे, हॉस्पिटल्स पे, हर जगह हमले करता है। बेदर्दी से खवातीन, बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं और उसका एक ही जवाब होता है कि यहाँ पे भी हमास के लोग छुपे हुए थे या हमास का हेडक्वार्टर था, हमास के लोग थे और दुनिया की तरफ से कोई जो है रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। एक तरफ जो सीज फायर की कोशिशें हो रही हैं, जब इस्माइल हानिया जो है वो उन कोशिशों में वो शामिल थे, इस्माइल हानिया को जो है वो शहीद कर दिया गया, अब दोबारा से जो है वो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये है कि जो बर्बरियत है, जो मजालिम है इसराइल के, आज भी वो जारी है। और अमेरिकन जो है वो कहते हैं कि जो मुसालियत करें, इस तरह की बात करें। अगर इसराइल के खिलाफ कोई बात आती है, ईरान ने कहा हमने बदला लेना है, तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल के दिफा में जो है वो खड़े होने की उन्होंने बात की इनडायरेक्टली। तो मामला ये है कि इसराइल के मजालिम को रोकने के लिए ना तो उस तरह का इफेक्टिव जो रोल था मुस्लिम ममालिक का, मिडिल ईस्ट का, वो हुआ, और ना ही दूसरी साइड से अगर यूरोप की बात करें, अमेरिकन की बात करें कि वो कोशिश करते कि कहीं ना कहीं ये चीजें रुक जाएं। मजालिम हो रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ उसने भी फैसला दिया, उसके फैसले को रद्दी की टोकरी फेंक दिया जो इसराइल है। इसराइल उसके फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा वो दहशतगर्द है। फिर ये ईरान के अंदर जाकर इस्माइल हानिया को जो है वो शहीद किया गया और ईरान अभी तक सोच में है और ये भी तारीख बताती है कि ईरान
कि पहले भी, इससे पहले जो साइंसदान थे, चोरी साइंसदान थे और दीगर जो उनकी बड़े जो पासदाराने इनकलाब के लोग थे, उनको उन पर हमले होते रहे, ईरान के अंदर भी हमले होते रहे। हमेशा ईरान कहता रहा कि हम जो है बदला लेंगे, लेकिन बदला उस तरह लिया नहीं गया। अब की बार भी सिचुएशन जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो डायरेक्टली क्या बदला लेंगे या अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो है कुछ करेंगे। लेकिन गजा की सूरत हाल आज भी कोई अच्छी नहीं है। बेहतर और मुनासिब मेरा ख्याल में यही है कि इससे देर करने की बजाय कि मजीद लोग जो है वो अफेक्टिव हों, मुतासिर हों, कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी कोशिश जो मुस्लिम ममालिक को करनी चाहिए कि उसको सीज फायर ही हो जाए, क्योंकि आज सीज फायर नहीं होता, 2 माह के बाद होता है, तो 2 माह के अंदर भी मजालिम तो जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, IPPs में करप्शन का इम्कान मुस्तरद करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया है कि IPPs में सरमाया करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ सरमाया कारी करने कौन आएगा? अच्छा, यानी अगर जो उन सरमायाकारी जो IPPs वाले हैं अगर चोर हैं, अगर उनको चोर कहेंगे तो आएगा। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में साफ शफाफ सरमायाकारी के इम्कानात मौजूद ही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि शबाना रूज मैं ये वजाहत कर दूं, ये रोज नहीं होता, रूज होता है। अच्छा, खबर मिली है कि शबाना रूज मेहनत करके मुल्क में 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। गैर जरूरी सवाल ये है कि क्या गुज़श्ता अदवार में लगने वाले करोड़ों दरख्तों की गिनती हो गई है? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।